गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। इसका एक पहला पार्ट आ चुका है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फ्रांस का जो रेवोल्यूशन हुआ वो स्टार्ट हुआ। उस पार्ट में मैंने आपको टोटल 2 टॉपिक के बारे में समझाया था। मैंने इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बताया था कि अगर इस चैप्टर को आसानी से पढ़ना है तो इसको टोटल 6 टॉपिक्स में आप बांट करके पढ़ो। तो पहले 2 टॉपिक्स में मैंने बताया था कि किस तरीके से फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो बटी हुई थी। टोटल 3 तरह से फ्रांस की सोसाइटी बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में कौन कौन थे? तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी थे, यानी कि पादरी लोग जो कि चर्च के अनुयायी थे। सेकेंड स्टेट में कौन थे? तो नोबेलिटी। नोबेलिटी यानी कि वैसे लोग जो कि बड़े जमींदार थे, जिनके पास अपनी जागीरें थी, सेना थी और जो राजा के बहुत करीब थे। थर्ड स्टेट में बाकी जितने लोग उस देश में आते थे, पॉपुलेशन, वो सभी थर्ड स्टेट में आते थे। बिजनेस पर्सन्स, टीचर्स, लॉयर्स, ऑफिशियल्स वे सभी थर्ड स्टेट में आते थे। गरीब किसान, लैंडलेस फार्मर्स वगैरह सभी थर्ड स्टेट में ही आते थे। तो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो वही वहाँ के रेवोल्यूशन होने का कारण थी, क्योंकि जो फ्रांस की सोसाइटी थी उसमें इस तरीके से उसको बांटा गया था कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के जो लोग थे उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स पे करते थे। और ये बात वहाँ के जो लोग थे उनको बहुत बुरी लग रही थी कि सिर्फ हम ही टैक्स क्यों पे करें। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था रेवोल्यूशन होने का। उसके बाद फिर किंग ने बहुत सारे ऐसे काम किए। किंग ने देश पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था। देश बहुत अलग अलग फ्रांस बहुत अलग अलग जगहों पर अपने दुश्मनों से लड़ रहा था। उसके कारण से फ्रांस में इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके कारण से लोगों में राजा के प्रति, जो लुई 16 था और उनकी पत्नी मारिया एंटोनेटा, उसके प्रति लोगों के मन में बहुत ज़्यादा असंतोष की भावना बढ़ती जा रही थी। और ये असंतोष की भावना उस समय बहुत ज़्यादा उग्र हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब क्या हुआ कि 1789 में एक फ्रांस के वियना पैलेस में एक सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन में जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनकी बातों को सुना नहीं गया। राजा ने टैक्स बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों की बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। और उसके बाद थर्ड स्टेट के लोग उस असेंबली से बाहर निकल गए। उन्होंने क्या किया, तो एक खुद को ही नेशनल असेंबली बना लिया। और उसके बाद फिर फ्रांस में जगह जगह विद्रोह हुए। उस विद्रोह के बाद लास्टली राजा को नेशनल असेंबली की बातों को मानना पड़ा। एक कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस कॉन्स्टिट्यूशन में राजा के जो भी अधिकार थे उनको कम कर दिया गया। तो यहाँ तक की चीज हमने देखी थी पिछले पार्ट में। अब देखो, क्योंकि राजा के अधिकारों को कम कर दिया गया तो कोई भी राजा जो कि निरंकुश शासन चला रहा है, उसे आदत है पूरे देश में जितने भी शासन है, जितना भी शक्ति है, सभी उसके पास है, उसको इस चीज की आदत है। और अचानक से कॉन्स्टिट्यूशन बना करके उसके अधिकारों को कम कर दिया जाएगा तो क्या वो राजा खुश होगा? नहीं होगा। तो लुई 16 भी इस बात से खुश नहीं था कि उसकी देख रेख, उसकी निगरानी करने के लिए एक नेशनल असेंबली नाम की संस्था बनाई गई है। वो इस बात से खुश नहीं था। उसने क्या किया, तो उसने अपने नाइबरिंग कंट्रीज जो थे, ऑस्ट्रिया और प्रसिया, उससे उसने क्या किया, तो वहाँ के राजा से चूंकि उसकी मित्रता थी तो उसने वहाँ के राजाओं को अपने ही देश पर अटैक करने के लिए कहा। उससे क्या होता, तो वहाँ के जो सेना थे वो फ्रांस पर अटैक करते और यहाँ के जो नेशनल असेंबली के लोग थे उनको हटा देते। नेशनल असेंबली हट जाती तो उसके बाद फिर लुई 16 पहले की तरह ही ऑटोक्रेसी और मोनार्ची जो रूल चला रहा था वो आसानी से उसको चला पाता। तो और लेकिन तो योजना तो लुई 16 की यही थी, लेकिन इस बात की भनक किसको लग गई? इस बात की भनक लग गई उस समय की नेशनल असेंबली को। ये हम लोग एक्चुअली थर्ड टॉपिक का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात की भनक लग गई नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली के लोगों ने क्या किया, तो उन्होंने अपने देश पर अटैक होने से पहले ही रसिया और ऑस्ट्रिया पर अटैक की घोषणा कर दी। ये 1792 में नेशनल असेंबली ने एक ड्राफ्ट पारित किया और उसके थ्रू उन्होंने अपने नाइबरिंग कंट्रीज रसिया और ऑस्ट्रिया पर अटैक करने की घोषणा कर दी। तो लड़ाई स्टार्ट हो गई। आने वाले वर्षों में फ्रांस ने ये लड़ाई जीत भी ली। लेकिन क्या ये लड़ाई फ्रांस के लिए अच्छी साबित हुई? तो नहीं,
क्योंकि फ्रांस में पहले से ही बहुत बड़ी समस्या थी इकोनॉमी की। वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी ख़राब थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे। और ये जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो उसके बाद लोगों को पैसे की और ज़्यादा कमी हो गई, लोगों में और ज़्यादा संतोष की भावना बढ़ गई। और लोगों ने क्या किया, लोगों ने अलग अलग कई जगहों पर पूरे फ्रांस में बहुत ज़्यादा क्लब्स बनाए गए। क्लब्स क्या होता है, तो एक संगठन होता है जिसमें कि लोगों ने भागीदारी ली और देश में किस तरीके का शासन चलाना चाहिए, देश में लोगों को किस तरीके से अधिकार मिलने चाहिए, इसके बारे में उन क्लब्स में बात होती थी। इनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्लब जो था उसका नाम था जैकोबिन क्लब, जो कि फ्रांस में स्थापित किया गया था। इसका जो नेता था उसका नाम था मैक्सिमिलियन रॉबिस्प्रे। मैक्सिमिलियन रॉबिस्प्रे जैकोबिन क्लब का लीडर था। उसने क्या किया, तो मैक्सिमिलियन रॉबिस्प्रे ने 10 अगस्त 1792 को मैक्सिमिलियन रॉबिस्प्रे ने फ्रांस का जो पैलेस था जहाँ पर लुई 16 और उनकी पत्नी रहती थी वहाँ पर अटैक कर दिया अपने कुछ सोल्जर्स के साथ। और उस पैलेस में राजा के जितने भी गार्ड्स थे उनको मार दिया गया और राजा को बंदी बना लिया गया। उसके बाद फिर 21 जनवरी 1793 को पूरे फ्रांस के लोगों के सामने लुई 16 को फांसी की सजा दे दी गई और उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी पत्नी को भी इसी तरीके से फांसी की सजा दे करके उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से फ्रांस में दोबारा से नेशनल असेंबली का गठन किया गया जिसका लीडर मैक्सिमिलियन रॉबिस्प्रे को बनाया गया। मैक्सिमिलियन रॉबिस्प्रे अब पूरे फ्रांस का सबसे प्रमुख आदमी हो गया और वहाँ का एक लीडर हो गया पूरे फ्रांस का। लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो लीडर बन गया तो धीरे धीरे उसने क्या किया, तो उसने अपने जितने भी क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे जो कि उसको क्रिटिसाइज करते थे या फिर मैक्सिमिलियन रॉबिस्प्रे को यह बताते थे कि नहीं तुम ये सही कर रहे हो या फिर गलत कर रहे हो, वैसे सभी लोगों को मैक्सिमिलियन रॉबिस्प्रे ने मारना शुरू कर दिया, उनकी हत्या करना स्टार्ट कर दिया गया। और धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा कि मैक्सिमिलियन रॉबिस्प्रे एक मोनार्ची शासन चला रहा है। तो फिर बाद के वर्षों में क्या हुआ, तो मैक्सिमिलियन रॉबिस्प्रे को भी हटा दिया गया और फिर फ्रांस में एक नई गवर्नमेंट का गठन किया गया। उसके बाद की चीज़ें हम लोग देखते हैं कि फिर फ्रांस में 1799 के बाद फिर नेपोलियन बोनापार्ट आया। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में एक्चुअली क्लास 10th में आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, उसमें आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ना है। मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये बता दूं कि 1799 के बाद से नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का जो राजतंत्र था वहाँ पर आया, वो वहाँ का सबसे प्रमुख नेता बन गया। बाद में चल करके नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का जो प्रेसिडेंट होता है वो बन गया। और फिर 1815 के बाद 1815 में वाटरलू का लड़ाई हुआ जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, डिफीट हो गया। और उसके बाद फिर फ्रांस में एक बार फिर से रेवोल्यूशन हुआ और इस बार लास्ट रेवोल्यूशन में फ्रांस ने क्या किया, तो पूरी तरह से रिपब्लिक गवर्नमेंट को अपना लिया और फ्रांस में उसके बाद से फिर पूरी तरह से शांति हो गई। तो ये एक पूरा क्रम था फ्रांस में किस तरीके से रेवोल्यूशन हुआ, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, कौन कौन सी घटनाएं हुई, किस तरीके से राजतंत्र खत्म हुआ, ये पूरा एक घटना था फ्रांस में। तो यहाँ तक का टॉपिक तक का हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से फ्रांस में मोनार्ची का एवोल्यूशन हुआ पूरी तरीके से और फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। अब ये चैप्टर यहाँ पर एक तरीके से खत्म हो गया है। इसके बाद के जो 3 टॉपिक्स है उसमें एक्चुअली वहाँ की जो सिचुएशन है, फ्रांस की सिचुएशन है और बाद की जो सिचुएशन हुई उसके बारे में बात किया जा रहा है। 4th टॉपिक जो है उसमें ये बताया गया डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। तो फ्रांस में जो अलग अलग तरह से अलग अलग टाइम पर रेवोल्यूशन हुआ, 1789 में, 1792 में, उसके बाद के भी एक वर्षों में रेवोल्यूशन हुआ, तो क्या वुमेन्स लोग के लिए रेवोल्यूशन हुआ, ये क्वेश्चन हम लोगों को छोड़ जाता है, क्वेश्चन मार्क। क्या वुमेन्स लोगों के लिए रेवोल्यूशन हुआ? तो हम लोग शुरू से जानते हैं कि फ्रांस में तो पहले तो सभी लोगों किसी को भी मतदान देने का अधिकार नहीं था।
मतदान देने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाद में जब 1792 में वहाँ की गवर्नमेंट बनी तो उसने वहाँ के लोगों को मतदान देने का अधिकार दिया। एक्चुअली 1789 में भी लोगों को मतदान देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन वो बहुत सीमित लोगों को दिया गया था, जो कि जिनके पास पैसे थे और जो नेशनल असेंबली को वेजेस दे सकते थे, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को मतदान देने का अधिकार हुआ था। लेकिन 1792 के बाद के वर्षों में लगभग देश के सभी लोगों को मतदान देने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन वुमेन्स लोगों के लिए अभी भी सफ्रेज जो था, राइट टू वोट था, वो उनके लिए अभी भी चालू नहीं हो पाया था। वुमेन्स लोगों को फ्रांस में उस समय तक भी मतदान देने का अधिकार नहीं था, और उसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं थी वुमेन्स लोगों के लिए। फ्रांस में उनको इक्वल वेजेस नहीं मिलते थे, वुमेन्स लोगों के लिए कोई अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं था, वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते थे। तो ये सब समस्याएं थी फ्रांस में वुमेन्स लोगों के लिए। लेकिन लास्टली वुमेन्स लोगों ने अपना जो ये संघर्ष था, उनका जो वुमेन्स लोगों का ये संघर्ष था, उन्होंने इस चीज़ को जारी रखा, और आने वाले 100-150 सालों बाद लास्टली 1946 में फ्रांस में वुमेन्स लोगों को 1946 में फ्रांस में वुमेन्स लोगों को वोट देने का अधिकार हो गया, और साथ ही साथ उनके जो पॉलिटिकल राइट्स थे या फिर फंडामेंटल राइट्स भी जो थे वो उनको दे दिए गए। तो ये था वुमेन्स लोगों का रेवोल्यूशन फ्रांस में। फिफ्थ टॉपिक जो है वो है द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी कहने का मतलब जो गुलाम होते हैं उनके बारे में बात अब हम करेंगे। तो फ्रांस शुरू से ही ब्रिटेन की तरह ही फ्रांस की कई सारी कॉलोनियल सिटीज़ थी पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पर फ्रांस ने अधिकार कर रखा था। फ्रांस के जो मर्चेंट्स थे वो क्या करते थे कि अफ्रीका से वहाँ के बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, निग्रो, जिनको निग्रिटो कहा जाता है, उनको वो लोग पकड़ लेते थे। उनको पकड़ करके फिर जहाज़ों में उनको भर करके कहाँ ले जाया जाता था, तो या तो फ्रांस ले जाया जाता था, नहीं तो फिर जो फ्रांस की पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह कॉलोनियल सिटीज़ थी जहाँ पर फ्रांस को मजदूरों की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ पर उनको ले जा करके बेच दिया जाता था। वहाँ पर ये मजदूर क्या करते थे, तो फ्रांस के जो भी बड़े बड़े जमींदार थे उनके खेतों में काम करते थे, और वो वैसे ही गुलामी का जीवन जीते आ रहे थे। लेकिन फिर बाद के वर्षों में फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ, एक रिपब्लिक गवर्नमेंट का गठन किया गया, फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, तो ये जो स्लेव्स थे इनके लाइफस्टाइल में भी सुधार धीरे धीरे आया, और फाइनली 1848 में फ्रांस में और फ्रांस के जितने भी कॉलोनियल सिटीज़ थे वहाँ पर स्लेवरी 1848 में स्लेवरी जो है वो पूरी तरह से एबोलिश कर दिया गया, यानी कि स्लेवरी यानी कि जो गुलाम व्यवस्था है उसको पूरी तरह से 1848 में फ्रांस में और फ्रांस के कॉलोनियल सिटीज़ में ख़त्म कर दिया गया। ये था आपको टॉपिक 5। अब हम लोग चलेंगे 6 टॉपिक पे, और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ तो उसने वहाँ के जो एवरीडे लाइफ यानी कि जो दैनिक जीवन है या फिर लोगों का जो दैनिक दिनचर्या है उसमें क्या सुधार किया। तो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, उसने लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। फ्रांस ने ही सबसे पहले पूरे यूरोप और इवन की विश्व को ये बताया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, एक रिपब्लिक गवर्नमेंट क्या होती है, किस तरीके से लोगों को अधिकार मिलने चाहिए। तो यही सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे विश्व को इस चीज़ के बारे में बताया था। तो इस चीज़ का प्रभाव फ्रांस के लोगों पर भी पड़ा। फ्रांस के लोग अब बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो फ्रांस में हुई वो थी 1789 में जब रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद फिर फ्रांस में जो सेंसरशिप लॉ लागू किया गया था। सेंसरशिप लॉ क्या होता है, तो सेंसरशिप लॉ होता है कि वहाँ के जो भी न्यूज़पेपर्स या फिर मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन कर दिया जाए, या फिर उन मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो राजा हैं या फिर लुई 16 जो था उसके खिलाफ अगर कोई भी लिखता है या फिर कोई भी चीज़ प्रकाशित करता है तो उसको बैन कर दिया जाएगा। ये था सेंसरशिप लॉ। तो 1789 में फ्रांस में सेंसरशिप लॉ को हटा दिया गया, और फ्रांस में फिर बहुत सारे फिलोसफर्स, राइटर्स
न्यूज़पेपर एडिटर्स ने अपने अपने प्रकाशन छापे और लोगों का जो जीवन है और लोगों का जीवन बदला और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने लगे। तो ये था आपको द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ फ्रांस में। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। इस चैप्टर को हमने टोटल 6 टॉपिक्स में देख करके पढ़ा और समझा। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आए या फिर कुछ चीज़ ना समझ में आए तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस चीज़ को आपको समझा दूँगा। ओके, थैंक यू।